बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 9 आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 पर है। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकता है दैट इज डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, गिव एग्जांपल। डेफिनेशन को देखते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार है रिक्वायर्ड चाहिए होती है टू रिमूव निकालने के लिए द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से सबसे कम अट्रैक्शन रखता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है वैलेंस शेल का। ये न्यूक्लियस है, ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे कम है। उसकी दो रीजन है, एक तो इसके दरमियान भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन दरमियान वाले इनर शेल के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और मजीद न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्टेंस पे है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट से ये और रिपल्शन से ये मजीद न्यूक्लियस से दूर होगा और कम अट्रैक्शन इसकी होगी। कहते हैं इसी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए फ्रॉम द बैलेंस शेल, आखिरी शेल से ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और किस सूरत में आपका एटम होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी आप फाइंड आउट करना चाहिए? इट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। क्यों? अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, अकेला, गैसियस एटम। अब आपको मालूम है कि सॉलिड और लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान काफी अट्रैक्शन होती है। तो अगर तो आपने अपने एटम को सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लिए तो पहले तो उनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब उनकी अट्रैक्शन खत्म होंगी आपस में से, फिर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए आपने पहले ही अपने एटम को किस फेज में ले आना है? गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और गैस फेज में पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि वो आइसोलेटेड ही मालूम होते हैं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। होपफुली ये डेफिनेशन अच्छे समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जी यूनिट क्या है? यूनिट होता है जी किलो जाउल पर मोल। एमसीक्यूज वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और एग्जांपल सोडियम की ही हमें दे रहा है, जिस तरह ये सोडियम का स्ट्रक्चर था। तो इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल लें तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? सोडियम पे +1 या प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज 496 किलो जॉल पर मोल। प्लस का मतलब ये कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। सो इट इज +496 किलो जॉल पर मोल। और आपने पॉजिटिव का साइन याद रखना है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहे जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, एनर्जी की वो मकदार जो चाहिए होती है टू रिमूव निकालने के लिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। सक्सेसिव कहते हैं बाद वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया और उसके बाद मजीद एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने से बढ़ जाती है। मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। चाहिए एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है। कहते हैं मैग्नीशियम जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 एंड 2, और ये उसका स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। तो अपने आखिरी शेल में 8 करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको लूज करता है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आई आयनाइजेशन एनर्जी 1 फर्स्ट। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की कितनी है जी? 738 किलो जॉल पर मोल। अगर अब आप देखें तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बैलेंस नहीं है। कौन सी चीज ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। अब ये जो प्रोटॉन होंगे बाकी के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो IE2 है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है मैग्नीशियम की। तो यही उसका पॉइंट था कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो इंक्रीज हो जाती है। फिर कहते हैं इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल, अगर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अगर तो किसी एटम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी।
देन आगे क्या कहता है, बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल आखिरी शेल में, देयर कैन बी रिमूव्ड बाय वन, उनको एक एक करके निकालेंगे, जिस तरह मैग्नीशियम में हमने देखा, बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी, ज्यादा ज्यादा एनर्जी देकर उनको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है जी, सच एज ग्रुप 2 एंड 3, ग्रुप 2 का ही मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ है मैग्नीशियम, है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल्स, बैलेंस शेल, उनके बैलेंस शेल में देखो आखिरी में दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक से ज्यादा, देयरफॉर इसलिए दे हैव मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक से ज्यादा है। जिस तरह मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की 2 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनेगा जी, राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, 2014-13 में पूछ चुका है। और ट्रेंड का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने पीरियड और ग्रुप में बताना है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो पीरियड और ग्रुप में डिक्रीज होती है या इंक्रीज, तो इस ट्रेंड में सिर्फ यही बताना होता है। तो हम पीरियड का ट्रेंड पहले देखते हैं, कहता है इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, तो पीरियड में क्या वैल्यू होती है, इंक्रीजेज। और इसी तरह ग्रुप में एक चीज अगर पीरियड में इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात हमेशा याद रखिएगा कि वो ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज। तो यही ट्रेंड आपने लिखना है कि पीरियड में तो इंक्रीज हो रही है और ग्रुप में डिक्रीज। फिर इसी के आगे क्वेश्चन बनता है, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती क्यों है। अब वो रीजंस के ऊपर जा रहा है, तो हम इस रीजन को नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। सो पहला पॉइंट वो हमें पहला रीजन दे रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है क्योंकि साइज ऑफ एटम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये मैंने सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम, और उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कितने, 3, बेरिलियम के पास 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। तो जो जो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। अब प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो वो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को या शेल्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। और अगर मैं इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो ये मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका साइज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से काफी छोटा है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बड़े अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा, बनिस्बत के मैं लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, इसका साइज तो काफी बड़ा है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज कार्बन से कम है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि साइज कम हो जाता है। अगेन ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश की, आपकी बुक में नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने जस्ट ये पॉइंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय, जो वैलेंस आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं हेल्ड स्ट्रांगली बाय, उनको मजबूती से थामे होता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान होती है। Therefore, elements on the left side of the periodic table have low ionization energy value. तो देखो ना, ये जो लेफ्ट साइड वाले होंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी लो, और जो राइट साइड पे होंगे जैसा कि कार्बन है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई। आपकी बुक में जो उसने वैल्यूज की मदद से समझाया उसको देख लेते हैं। लिथियम जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, तो उसकी वैल्यू देखो कितनी है, 520। और जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो आपको टेबल दिया गया है इसको भी आपने अच्छे से याद करना है, इसमें से भी कोई भी वैल्यू आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए पूछ सकता है। सो नेक्स्ट हम ट्रेंड देखते हैं जी इन ग्रुप। जिस तरह के मैंने आपको बताया पीरियड में इंक्रीज हो रहा है तो ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज। तो कहते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल, ज्यादा से ज्यादा शेल्स जो है वो मौजूद होते हैं बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये मैंने फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट लिख दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के स्ट्रक्चर बना दिए। अब देखो लिथियम के आखिरी शेल और न्यूक्लियस में सिर्फ एक शेल लाई कर रहा है, और सोडियम के आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कितने शेल्स हैं, 2। और इसी तरह पोटेशियम की अगर आप देखो तो उसके आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान 1, 2 और ये 3 शेल मौजूद हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मोर एंड मोर शेल्स लाए
ज्यादा से ज्यादा शेल्स आना शुरू हो जाते हैं बिटवीन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान। दीज एडिशनल शेल, ये जो इजाफी शेल होते हैं, रिड्यूस कम कर देते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन वही पॉजिटिव और नेगेटिव या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको एग्जांपल से। तो देखो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो जिस तरह पोटेशियम को देखो तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान तो काफी ज्यादा शेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से सबसे कम होगी। तो वो यही हमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एडिशनल शेल्स या जो अंदर वाले शेल्स हैं उनकी वजह से आखिरी शेल और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। कहते हैं रिजल्टेंटली, नतीजे के तौर पर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन अवे इजीली, उनको निकालना काफी आसान होता है। तो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होती है। और देखो ये आपको उसने टेबल की मदद से, वैल्यूज की मदद से समझाया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। So that is it for today's lecture. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Share this video to all of your friends.